2 हो रहा था। देखे एक नजर क्या बात चल रही, कहाँ तक पहुंचा। फिर कल से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बताएं। रजिस्टर खोल के देखें तो सही क्या चल रहा था सर। Any question regarding last class? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? आगे चलें सर, कौन सा क्वेश्चन हो रहा था? क्या हुआ था सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में अभी तक? सिर्फ फर्स्ट एंट्री ऑफ लेसी हुई थी। लेसी फर्स्ट एंट्री क्या करता है? किस अमाउंट पे करता है सर? एनी कंफ्यूजन? चलें क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट डेट बताएं। स्टार्ट लेना यार, क्या हो गया? एग्रीमेंट किस दिन हुआ है? 1 मार्च 2005, लेकिन अकाउंटिंग ईयर का बेंड हो रहा है 31 दिसंबर 2005 पे। क्यों रोकना चाह रहे हैं आप? लिखें डेट। किसकी डेप्रिसिएशन? राइट ऑफ यूज मशीन की या लीज लायबिलिटी की? एसेट ही डेप्रिशिएट होना ना। करवाएं वर्किंग जरा सोच के, कैसे बताएं। एसेट कितने से रिकॉर्ड हुआ है? 2 लाख। ये डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स ही लाइफ है। लेकिन डेट्स पे गौर करें, क्या इस साल ये एसेट पूरा साल यूज हुआ है? कब से कब तक यूज हुआ है? 1 मार्च से 31 दिसंबर तक मंथ्स काउंट करें। 8। 1 मार्च से काउंट करेंगे तो मार्च भी बीच में आ रहा है यार, खेल लेंगे सब 10। हमेशा अगर डेट्स अवेलेबल हो तो टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। जी आंसर अप्रोक्सीमेटली 41667 पे राउंड ऑफ कर। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? नेक्स्ट रेलिवेंट डेट। किस ईयर एंड की एंट्रीज करनी है हमने? 31 दिसंबर 2005 में कोई और ट्रांजेक्शन? एक रेंटल भी तो आना है यार। रेंटल भी आना है सर या नहीं आना? नहीं आना। किस साल आना है? फर्स्ट रेंटल की डेट क्या है? 28 फरवरी 2006। तो फर्स्ट रेंटल तो हमारे वाले अकाउंटिंग ईयर में फॉल नहीं कर रहा, लेकिन सेम डेट जरा मेरे कहने पे कर ली, दोबारा लिखें जरा। जी जी मैं भी बात करता हूँ। सबको पता है रेंटल की पेमेंट नेक्स्ट ईयर में है, लेकिन सेम डेट जरा एक सेकंड लिखें और वर्किंग्स में कहीं है जरा, जरा एंट्रीज के लिए जगह छोड़ दें जरा। कल मुझे आपने एक टेबल बनवाया था, तो जरा फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल एक सेकंड दोबारा बनवाया जरा। पहले जरा फिगर सामने आ जाए, फिर डिस्कस करता हूँ कि बात हो क्या रही। फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल में करते क्या हम, किसको किससे अलग करते हैं?
जो रेंडल की अमाउंट्स में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है उसको सेग्रीगेट करने के लिए टेबल बनाया जा रहा है जी। कॉलम्स के को नाम बताएंगे डेट के बाद। देख लें एक नज़र प्लीज। प्लीज के क्वेश्चन में बार बार बनना है, अगर देखने की जरूरत है तो देख लें। रेंटल्स के बाद प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड बैलेंस। बना ले कॉलम। जी आगे भी ना चलें, इस क्वेश्चन में भी जरा टेबल मुझे बनवा दें, बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद बनाएगा। हेडिंग्स हो गई। अब यहाँ पे मेरे वर्ड्स गौर से सुने और नेक्स्ट क्वेश्चन में याद रखना। ये बड़ा टेबल जब बनता है तो ये अकाउंटिंग ईयर के एंगल से नहीं बनता, ये टेबल हमेशा लीज एग्रीमेंट के एंगल से बनता है। मीन्स टू से इस टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट लीज एग्रीमेंट की डेट होगी 1 मार्च 2005। ये टेबल बनाते हुए आपने अकाउंटिंग ईयर नहीं, आपने एग्रीमेंट की डेट्स के एंगल से डिसीजन लेना है, याद रहेगा प्लीज। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज डेट ऑफ एग्रीमेंट 1 मार्च। सेकेंडली जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो हमेशा आपने लेना है जिस अमाउंट से आपकी लीज लाइबिलिटी क्रेडिट हुई है। जरा ढूंढे जरा किस अमाउंट से लीज लाइबिलिटी क्रेडिट हुई है यार, फिगर ही बता दें क्या हो गया है। तो व्हाट विल बी द स्टार्टिंग डेट जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है, एंड व्हाट विल बी द स्टार्टिंग बैलेंस जिस अमाउंट से लीज लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है, और डेफिनेटली लीज लाइबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से क्रेडिट हो रही है। तो सिंपल वर्ड जरा रख लें, डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड लीज लाइबिलिटी जिससे क्रेडिट हो रही है। याद रहेगा प्लीज, याद रहेगा सर। एक सेकंड, आप जरा नेक्स्ट डेट आप बताएं जरा। सर सवाल कर बैठा हूं सर, प्लीज। ये रेंट्स को जेन में रखना है या एग्रीमेंट को जेन में रखना है? एग्रीमेंट के मुताबिक नेक्स्ट डेट 28 फरवरी 2006 ही है, लेकिन डेफिनेटली जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करते हुए ईयर एंड्स को ही कंसिडर करेंगे, तो वो इंशाल्लाह बाद में फिर मैं डिस्कस करता हूँ। एग्रीमेंट को बेस बनाना है अपने टेबल बनाते हुए। अच्छा एक सेकंड, जरा क्वेश्चन नंबर 1 वाला टेबल देखने जो कल बनाया था, वहां तो आपने पहली ही डेट के बाद दोबारा पहली डेट लिखवाई थी, तो वो इसलिए लिखवाई थी क्योंकि उसी डेट पे कोई पेमेंट भी थी। अब यहाँ उस डेट पे कोई पेमेंट नहीं है, तो पहली पेमेंट है ही किस दिन? आए जरा एक लाइन पूरी करवाएं, बाकी फिर आप कीजिएगा। रेंटल की अमाउंट कितनी है? 71475। कैलकुलेटर जरा पकड़े। इंटरेस्ट की अमाउंट किस बैलेंस पे कैलकुलेट करो? बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय 16%, 32,000, ठीक है। क्या ये 2 लाख पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है? सर जी लिख लीजिएगा, पहले सवाल भी तो सोचना था। क्या ये 2 लाख पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है? कब से कब तक? 1 मार्च से 28 फरवरी तक। ईयर एंड अभी मिक्स नहीं करना, ईयर एंड पे इंशाल्लाह बाद में खुद करता हूँ। प्रिंसिपल कैसे आता है बैलेंसिंग? बताएं फिगर बताएं। 39475 और रिमेनिंग प्रिंसिपल आफ्टर दिस पेमेंट 160525। एनी कंफ्यूजन? चलें बाकी कंप्लीट करें। एक एक लाइन जरा रख लीजिएगा बीच में, फिगर्स जरा प्रेजेंटेशन के लिए जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स वगैरह बनाने तो जरूरत पड़ेगी। खुला खुला जरा एक एक लाइन छोड़ के जरा टेबल बनाए, किया करें प्लीज वर्किंग।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने स्टार्ट ले लिया? किसे ढूंढ रहे हैं सर? फिगर्स लिखवा, बनवा दो ना, फिगर बना दो। सेकंड एंटल का ब्रेकअप करवा दो। 4 5 जी, एक मिनट जरा करवाने दो जी। आगे 2 5 और बैलेंस बनाना आ गया टेबल सबको? थर्ड इंस्टॉलमेंट सिक्स 1 नेक्स्ट लास्ट हो गया 0। जी कंप्लीट करके कर ली, बताइए। फिगर्स मैच करें मेरे साथ, मेरी ठीक है फिगर्स? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी? ये वेटिंग फ्रॉम योर साइड, अगर हो गया तो बता दो। एनी कंफ्यूजन? चले अब रुक गए जहां भी हैं और बात मेरी गौर से सुनो जरा। ये बेटा 32,000 की फिगर सॉल्व हुई है, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। 2 लाख रुपए पे आपने 16% रेट कैलकुलेट करके 2 लाख रुपीस पे, सॉरी, 16% रेट अप्लाई करके ये 32,000 कैलकुलेट की है। कब से कब तक अभी आप बता रहे थे, एक दफा दोबारा बता दें काइंडली। ये इंटरेस्ट है 1 मार्च 2005 से 28 फरवरी 2006। हमने पूरे साल का इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट किया है, क्योंकि 2 लाख का बैलेंस पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है। ठीक है, अब इंटरेस्ट लेकिन टाइम बेसिस पे होता है। हमारा ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2005 पे, 31 दिसंबर 2005 पे हमारा ईयर एंड आ गया। तो ये जो इंटरेस्ट है 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है। उन 12 में से 10 मंथ्स हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहे हैं, और 2 महीने कौन से, जनवरी फरवरी, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे होता है, इसलिए जब ईयर एंड आया तो इस इंटरेस्ट में से 10 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे हमारे 2005 वाले साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। डेफिनेटली इसने पे कब होना है? जब इंस्टॉलमेंट पे होगी 28 फरवरी को। लेकिन पे जब होना है तो 10 महीने पिछलों का पे होना है, पिछले साल के 10 महीनों का।
और 2 महीने फिर अगले साल के होंगे। तो अक्रूवल बेसिस पे 10 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए। बात समझ आ रही है मेरी? ये वाली बहस कल क्वेश्चन नंबर 1 में क्यों नहीं हुई है, जरा काइंडली एक मिनट देख के बताएं। हाँ, पूरे 12 महीनों का जो इंटरेस्ट है वो उसी साल के एंड में जब पेमेंट हो रही थी तो साथ पे हो रहा था, लेकिन यहाँ अकाउंटिंग ईयर और लीज एग्रीमेंट की डेट्स में डिफरेंस होने की वजह से कुछ हमारा टाइम पीरियड करंट अकाउंटिंग ईयर में गुजर रहा है और बाकी फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आ रहा है। कुछ बात मेरी क्लियर होगी? सबसे पहले आप भी जरा काइंडली जरा थोड़ी सी जरा डेट अगर एक्सप्लेन करना जरा कि ये कब से कब तक का इंटरेस्ट है। क्लियर हो गया? तो लिखना जरा डेट साथ, देन फिर एंट्री की तरफ आए जरा, मेंशन कर ले डेट जरा। मैंने स्पेस छोड़वाई थी आपको एंट्री के लिए। किस दिन की बात हो रही है? 31 दिसंबर 2005। तो क्या एंट्री करें अगर इंटरेस्ट इंकर हो गया लेकिन पे नहीं हुआ? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। टोटल अमाउंट कितनी थी? 32,000, बट मल्टीप्लाइड बाय 10/12 मींस मार्च से दिसंबर तक का इंटरेस्ट करंट अकाउंटिंग ईयर में। फिगर जरा काइंडली बताएंगे। 26667, 26667। एनी कंफ्यूजन? तो इंटरेस्ट जो है वो टाइम बेसिस पे है, जितना टाइम आपके अकाउंटिंग ईयर में गुजर गया, अगर उसकी पेमेंट नहीं हुई तो इवन देन अक्रूवल बेसिस पे वो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। एनी क्वेश्चन प्लीज? जी अब क्वेश्चन देखें। रिक्वायरमेंट है, एक शायद कंप्लीट हो गई है। सिर्फ किस साल की एंट्री की रिक्वायरमेंट है मेरी प्लीज? सेकंड अकाउंटिंग ईयर बी रिक्वायरमेंट शुरू करें। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। वो तो टैक्स में पढ़ा था। टैक्स में पढ़ा था कि लेसी रेंटल को रिकॉर्ड करता है, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होती। बेटा वो टैक्स है, टैक्स है, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। टैक्स के रूल्स और हैं, अकाउंटिंग के रूल्स और हैं। ये बहस इंशाल्लाह फर्दर एक आध हफ्ते बाद और हम शुरू करेंगे। तो अकाउंटिंग और है, टैक्स के रूल्स। अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे है, और टैक्स की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और उस डिफरेंस की वजह से फिर मैंने आपको बताया था कि IAS 12 है इनकम टैक्सेस से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह आप ठीक ठाक एंजॉय करेंगे। जज़ाकल्लाह। वैसे आपको टैक्स याद आ गया सही? वैसे टैक्स वाले तो ये भी कहते हैं कि एसेट असल में उसका होता है जिसके नाम हो। हम एसेट किसका मान रहे हैं? जो यूज कर रहा है। तो टैक्स में सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाली बहस नहीं है। टैक्स वाले लीगल ओनरशिप मानते हैं, हम फैक्ट्स की बेस पे काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है साहिब साहब? तो इंशाल्लाह ये मुझे इंशाल्लाह याद रहेगा आपका सवाल। बस एक दो हफ्ते रुक जाएगा। जी सर, 31 दिसंबर 2006 के एंगल से थोड़ा सा माइंड जरा अपना अप्लाई करके जरा पहली रेलिवेंट डेट बताएं जरा। इन्वॉल्व रहा करें प्लीज। क्या ख्याल है कौन सी डेट पे रुक के पहले सोचना चाहिए? 28 फरवरी को क्या हुआ? लिखें डेट। 28 फरवरी 2006 फर्स्ट रेंटल की पेमेंट है। एंट्री करने से पहले जरा टेबल सामने रखें। इस टेबल पे सही ग्रिप होनी चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए। फर्स्ट रेंटल है 71475 और उसका एक आगे ब्रेकअप आ रहा है। ये कैश कितना क्रेडिट होगा? प्रिंसिपल अमाउंट से तो लीज लाइबिलिटी डेबिट होगी। जो 32,000 है ये सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा।
32,000 में से क्या 10 मंथ्स का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया हुआ है? तो ये बड़े कंपाउंड एंट्री सॉर्ट ऑफ बन सकती है, जरा गौर से पहले देखें। आप जरा टेबल सामने रखें। कैश कितना जाएगा बताएं? 71475। लीज लायबिलिटी कितने से डेबिट होगी? लीज लायबिलिटी डेबिट बाय प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 39475। ठीक है प्लीज। अब जो 32,000 है उसमें से 10 मंथ्स का एक्सपेंस हमने ऑलरेडी पिछले साल में रिकॉर्ड कर लिया है, और जो 2 मंथ्स का एक्सपेंस है वो इसी पीरियड में रिकॉर्ड होना है। तो इस 32,000 का फर्दर ब्रेकअप होना है। जो पिछले साल के 10 महीनों की अमाउंट की तरह ढूंढ के बताएं कितनी थी? 266,667 को हमने एक्सपेंस बना लिया था। अब पेमेंट होने से एक्सपेंस डेबिट होगा या लायबिलिटी डेबिट होगी? तो इंटरेस्ट पेएबल इसके अगेंस्ट डेबिट होगा। ये एक्सपेंस इसके अगेंस्ट आएगा या पेएबल आएगा? पेएबल क्यों आएगा? एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया था, पेमेंट हो रही है, लेकिन जो रिमेनिंग 2 मंथ्स है कैलकुलेट कर रहा। 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/12 5,333, इसके अगेंस्ट क्या डेबिट होगा? ये इसी साल के पहले 2 महीने मीन जनवरी और फरवरी का एक्सपेंस है, और वो इसी साल पे भी हो रहा है। कुछ बात समझ आ गई प्लीज? तो 32,000 पूरे के साथ एक्सपेंस क्यों नहीं लिख रहा मैं? 10 मंथ्स का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड था, और पेमेंट होने से वो लायबिलिटी खत्म हुई, और बाकी जो 2 मंथ्स का एक्सपेंस है वो क्योंकि इसी साल का इसी साल पे हो रहा है, तो देयरफॉर एक्सपेंस के अगेंस्ट कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी प्लीज। एनी कंफ्यूजन? बनाए खुद से एंट्री इधर। तो अकाउंटिंग ईयर और लीज के एग्रीमेंट के ईयर में डिफरेंस आने की वजह से कुछ अक्रूवल बेसिस पे एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ रही हैं। एनी कंफ्यूजन प्लीज? नेक्स्ट डेट लिख रहे हैं अभी? करने कंप्लीट करने का लिख रहे हैं। ये नेक्स्ट रिलेवेंट डेट्स है। 31 दिसंबर 2000 क्यों रुके हैं? डेप्रिसिएशन की वर्किंग करेंगे। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देखेंगे तो मेथड नहीं है शायद। मेथड ना हो तो हमेशा कौन सा? स्ट्रेट लाइन। क्या करो? स्ट्रेट लाइन है तो जो डेप्रिसिएशन पिछले साल चार्ज हुई है वही साल चार्ज हो रही है। तो पिछले साल अगर 10 महीने तो इस साल भी तो 10 ही होंगे। क्या इस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी सर? कैसे? 2 लाख डिवाइड बाय 4, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 50,000। लास्ट ईयर में तो 1 मार्च टू दिसंबर तक इसके 10/12 हो रहा था, लेकिन होपफुली इस साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरा साल ही बनता है। ओके प्लीज। बराबर 2005 की ब्रांड में जरा देख लीजिएगा, 6 कंप्लीट कर लेंगे। एनी कंफ्यूजन प्लीज? एनीथिंग एल्स? हाँ जी, एक चीज अब आपको खुद करनी चाहिए, जरा दोबारा टेबल देखो जरा। 32,000 से जो आगे एक्सपेंस है, नेक्स्ट एक्सपेंस जो है 32,000 के बाद 25,684, इसके बारे में जरा इंडिविजुअली कर ली सोचा जरा। ये कब से कब तक का एक्सपेंस है? ये लें जरा, खुद से डिसीजन लें जरा। ये 1 मार्च कौन सा? 1 मार्च 2006 से लेके 28 फरवरी 2007 तक कब का है? ये लिखते हैं एक दफा दोबारा डेट। ढूंढे तो इर्द गिर्द जगह थोड़ी सी जगह बना लो। ये सही है डेट मेरी?
मार्च 2006 से लेके 28 फरवरी 2007 तक। अब जरा सोचें इसका क्या होना चाहिए। कुछ है हमारा इसमें से एक्सपेंस। वंस अगेन शायद 10 मंथ्स बनते हैं। करें फाइनल एंट्री। तो वंस अगेन 1 मार्च 2006 से लेके 31 दिसंबर 2006 तक का एक्सपेंस अक्रू कर रहे हैं आप। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। टोटल अमाउंट थी 25684 मल्टीप्लाइड बाय, ये पूरे साल का क्यों नहीं अक्रू कर रहे? क्योंकि पूरा साल जो इसका बनता है वो हमारे अकाउंटिंग ईयर में वो टाइम पीरियड नहीं आ रहा। ये कितनी अमाउंट बनती? 21403। राउंड ऑफ वेरेवर इज नेसेसरी प्लीज। एनी कंफ्यूजन? तो हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर में एक 28 फरवरी पर रेंटल पे हुआ, उसके बाद फिर पूरे साल की डेप्रिसिएशन आई और रिमेनिंग 10 मंथ्स का फिर एक्सपेंस ऑफ इंटरेस्ट आपने अक्रू कर लिया। ठीक है जी, प्लीज हो गया सबका? ये लास्ट लाइंस जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एनी अदर थिंग इन दिस ईयर? लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ो। कोई लिख तो नहीं रहा था एंट्रीज? ये आप जरा इंडिविजुअली एक सेकंड नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़े, मैंने जरा 2005 की जरा एंट्रीज दिखानी है। ये बड़ा काइंडली देख के जरा मुझे बता दो। तो अपना जहन बनाया जरा, कल भी शायद हमने किया था एक्सट्रैक्ट्स मांग रहा, किस साल के एक्सट्रैक्ट्स मांग रहा है। ये शुरू करें जरा, हेडिंग वगैरह बनाए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कंपैरेटिव एक्सट्रैक्ट्स मांग रहा है। शुरू करें, आप प्रेजेंटेशन वगैरह बनाए, मैं आपके साथ मिलता हूँ। कोशिश करनी है कि प्लीज सारी चीजें सही तरह से क्लियर हो। कोई इशू हो तो प्लीज बताया करें। ये बेटा ये हो देखिए प्लीज 2005। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन extracts as on 31st December 2006, comparative means 6 and 5। जी अब कल भी आपने बनाए थे, दो मेन चीजें क्या आनी है? राइट ऑफ यूज एसेट इंडिविजुअली फाइनल करा जरा, फिर मैं वो लाइबिलिटीज की तरफ जाता हूँ। ये राइट ऑफ यूज मशीन की फिगर्स फाइनल करें, इंडिविजुअली लिखें, फिर मैं अभी लिखता हूँ।
जी सर, accumulated appreciation at the end of 2005 41667 ही है, और 6 के एंड तक 50,000, 50,000 ही accumulate हो जाएगी, तो 41,667 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 91,667। समझ आ गया प्लीज? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बहस हो रही है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मिला के। फाइनली कैरिंग अमाउंट इज 108, चले कोई नहीं, ये 2006 लिखवा, 108,333 एंड लास्ट ईयर 158,333। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट हेडिंग्स लिखें, नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, ये WDV बड़ा लिखिए लेकिन जरा प्रेजेंट हो जाएगा। सेकंड में वर्किंग हो सकती है लेकिन जरा प्रेजेंटेशन हो जाए तो बड़ा अच्छा। ये करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज लिख ली हेडिंग? चलो बेटा ये एक दफा दोबारा मेरे साथ जरा टेबल देखें, उसकी इस क्वेश्चन के बाद फिर आपने कोशिश करनी कि इंडिविजुअली वर्किंग हो। करंट और नॉन करंट पोर्शन को सेग्रीगेट करने के लिए लीज में आपने इस टेबल को कैसे यूज करना है, एक दफा दोबारा कर ली मेरे साथ जरा। थोड़ा सा जरा कंपैरेटिवली कल से इसलिए डिफिकल्ट होगा या सोचना पड़ेगा कह लेते हैं, बिकॉज अकाउंटिंग ईयर और है और लीज एग्रीमेंट की डेट्स और है, तो बोर्ड से देखना है या अपने रजिस्टर में देखना है, बहुत सारा टेबल देखना है और मेरा एक क्वेश्चन जरा सुन के उसके आंसर की कोशिश करें जरा। 31 दिसंबर 2006 एंड 5 की बहस करनी है हमने, ये सही है मेरी बात? तो जरा टेबल देख के मुझे बताएं, 31 दिसंबर 2005 वाले दिन, 31 दिसंबर 2005 वाले दिन हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी क्या होगा? ये टेबल जरा एक सेकंड गौर से पढ़े जरा। 1 मार्च को कितना बैलेंस था? 2 लाख। 160,525 कब होगा? 28 फरवरी 2006 की पेमेंट के बाद होगा। 1 मार्च 2005 को हमारी लाइबिलिटी थी 2 लाख रुपीस और उस लाइबिलिटी में चेंज आके आना है 28 फरवरी 2006 वाले दिन, जब फर्स्ट रेंटल पे हो जाएगा उसके बाद फिर बैलेंस हमारा 160,525 बचेगा। अब अगर हम सोचें 31 दिसंबर 2005 के एंगल से, तो 31 दिसंबर 2005 तक कोई अभी पेमेंट नहीं हुई है, क्या ख्याल है? तो देयरफॉर उस दिन भी वही 2 लाख रुपीस आउटस्टैंडिंग होंगे जो 1 मार्च को आउटस्टैंडिंग थे। क्लियर है प्लीज? तो व्हाट वुड बी द क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2005? अगर ये डिसीजन हो जाए तो अगला कोई मसला नहीं है। ओके प्लीज, अब इसमें से करंट कितना होगा? प्लीज प्लीज करंट करंट यार, 39475। और नॉन करंट? नॉन करंट की ये 3 फिगर्स हैं, एक दफा दोबारा चेक करना तो कर लें, वही सेम इंशाल्लाह आंसर आएगा। तो करंट नॉन करंट इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। मेन इशू क्या है कि व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ईयर? 2 लाख समझ आ गया? तो 2 लाख अगर क्लोजिंग है, किस दिन है वैसे ये था किस दिन? ये 1 मार्च को था और 31 दिसंबर पे भी क्यों होगा? क्योंकि इसमें से कोई रीपेमेंट नहीं हुई। तो क्लोजिंग बैलेंस में से नेक्स्ट 12 मंथ्स में जाना है 39,475, तो ये फिर करंट लायबिलिटीज में अपीयर होना चाहिए और बैलेंसिंग जो फिगर आ जाएगी वो नॉन करंट लायबिलिटीज में अपीयर हो जाएगी। मेरी सजेशन एक है, कैलकुलेटर पकड़े, एक दफा जरा दोबारा जरूर चेक कर लें, उसके बाद चाहे ना कीजिएगा। ये नेक्स्ट 3 फिगर जरा सम करें।
एक दफा जरा अपने आपको फाइनली कंफर्टेबल कर लें। नेक्स्ट 3 जो फिगर्स हैं ये फिर आफ्टर 1 ईयर पे होनी है, लेकिन इनको दोबारा टोटल करना जरूरी नहीं बहरहाल होता, लेकिन एक दफा काइंडली करके जरा देख लें। करंट पोर्शन के सामने जो फिगर आ रही होती है वही हमारी नॉन करंट पोर्शन के बैलेंस को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। हो गया सबका? हो गया सर? तो लिखें जरा ये फिगर्स, मैंने 2005 के एंगल से आपको कहेंगे, या बल्कि लिखवाएं मुझे जरा 1 मिनट। करंट लायबिलिटीज में क्या लिखूं? करंट लायबिलिटीज में वर्ड भी फाइनल करें, क्या वर्ड्स है? करंट पोर्शन ऑफ लीज, करंट पोर्शन ऑफ लीज 39475, और बैलेंसिंग फिगर लीज लायबिलिटी की नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगी 160,525। एनी कंफ्यूजन? अब 6 से जरा इंडिविजुअली सोचें जरा, दोबारा ये लिख के टेबल में जाएं, 2006 31 दिसंबर 2006 जेन में रखें और टेबल को प्लीज पढ़ के अपनी वर्किंग को फाइनल करें। प्लीज अगर क्लियर नहीं हुआ तो बता दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लोजिंग ढूंढना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? करंट देख लें, और जो बैलेंसिंग बचता है उसे नॉन करंट लायबिलिटीज में लिख लें। तो फर्स्ट स्टेप है क्लोजिंग। 2006 का क्लोजिंग बताएं जी। यार ये तो 28 फरवरी का क्लोजिंग है। यही 28 फरवरी को जो क्लोजिंग हो गया था, 31 दिसंबर 2006 को भी क्लोजिंग क्यों होगा? क्योंकि अगली पेमेंट जाके 28 फरवरी 2007 को हो रही है। तो थोड़ा सा सोच लें, अपनी डेट उसके सामने लिखिए 28 फरवरी 2006, लेकिन उस दिन जो बैलेंस रह गया था वो 31 दिसंबर 2006 को भी क्लोजिंग होगा, बिकॉज नेक्स्ट पेमेंट 2007 में जाके हो रही है। ठीक है, तो अगर वो डिसीजन हो गया तो आई होप कि आगे मसला नहीं है। कर लिया डिसीजन? अगर 160,525 आप क्लोजिंग है तो उस समय से करंट है 45791 और नॉन करंट बिकम्स 114734। लिख दो। सॉरी एक दफा फिगर लिखवाइए करंट पे। 45791 एंड 114734। ये बेटा लास्ट लाइन तक ओके है प्लीज? कोई कंफ्यूजन? एक चीज अभी और आनी थी इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स में, जरा अपनी एंट्रीज देखें जरा। एक नई चीज जो कल क्यों नहीं थी आज क्यों आ रही है ये भी बताना आपने। एक इंटरेस्ट पेबल वाली लाइबिलिटी भी है। तो कल तो जिस पीरियड का इंटरेस्ट था उसी पीरियड में क्वेश्चन के मुताबिक पे हो रहा था, लेकिन अपनी 2005 की क्रेडिट एंट्रीज देखें जरा। 2005 के एंड में कुछ पेबल था, कुछ पेबल था सर, लेकिन क्या वो नेक्स्ट ईयर पे हो गया था? तो ये जो इंटरेस्ट पेबल था 2005 के एंड पे, उससे मैं करंट में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि उसने 2006 में पे हो जाना था। ये कितनी अमाउंट थी? तो 6667, एंड सिमिलरली 6 का डिसीजन भी लग रहा। तो करंट में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इस इंटरेस्ट ने अगले साल में पे हो जाना है। कंप्लीट करें। 21403। तो 5 के एंड में जो पेबल था वो 6 में पे हो गया, और 6 के एंड में जो इंटरेस्ट पेबल था वो 7 में पे हो जाएगा। तो देयरफॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्योंकि पेमेंट हो जानी है, इसलिए करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेबल आना चाहिए। एनी कंफ्यूजन प्लीज? लास्ट रिक्वायरमेंट पढ़े। ये बनाए जरा प्रॉफिट लॉस के एक्सट्रैक्शन, शायद स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। ये करें जरा, ये बोला इंडिविजुअली करें जरा।
लास्ट, फिर मैं लिखता हूँ फिगर। श्लोक का शायद आज फर्स्ट या सेकंड डे है, तो अगर क्लास बीच में से रह गई है तो कवर कर लीजिएगा। इन चीज़ों की आगे जाकर भी जरूरत पड़नी है, ठीक है। या कोई टीएस से कंसल्ट कर लें, या फिर और तो कोई ऑप्शन नहीं, मतलब टीएस ही बेहतर है कोई ऐसे जिनका फर्स्ट डे आज, तो काइंडली फिर जरा आफ्टर द क्लास वो टीए पीछे है, उसका टाइम रख लें थोड़ा, तो ज़्यादा भी नहीं हुआ कर, लेकिन डेफिनेटली अगर आपने पिछले 2 दिन नहीं पढ़ा तो सही तरह समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये फुरकान साहब से मिल लीजिएगा, ठीक, तो निकालने को आधा घंटा मेरे ख्याल सफिशिएंट होगा, इतनी ज़्यादा बातें भी नहीं हुई जी। एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं जी आप? जी शफीक साहब ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर एक नज़र कल वाली चीज़ें देख ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी सर, डेप्रिसिएशन सर 41,667 एंड 50,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस में गलती थोड़ी सी हो सकती है, अपना पहले लिख लिया आप लोगों ने? करें जरा, एक मैं रुक रहा हूँ, जरा कंप्लीट कर लें जरा। रिस्पेक्टिव ईयर्स के एक्सपेंस की अमाउंट्स लिखें। ये 2005 का एक्सपेंस क्या है? तो 6667 यही है। 5 का, 5 की एंट्रीज देखें। 2005 ईयर एंड का एक्सपेंस यही है, 32,000 नहीं है। 32,000 तो अगले 2 महीनों का भी है बीच में, तो आप अपनी एंट्रीज देखें यार, कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ 2005 में, यही है यार। 6 का एक्सपेंस बताएं। 21,403। तो वंस अगेन ये करते हुए आपको क्या देखना चाहिए, अपनी एंट्रीज देखें। अब 21,503 जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो मार्च से दिसंबर तक के 10 महीनों का इंटरेस्ट है, तो पहले 2 महीनों का भी तो इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा क्वेश्चन सुने, वो पहले 2 महीनों का तो पे हो गया, तो पे होने से एक्सपेंस खत्म नहीं हुआ, लाइबिलिटी खत्म हुई। लाइबिलिटी यकीनन 21,403 वाली है साल के एंड में, लेकिन एक्सपेंस फॉर द ईयर टोटल कितना है? 32,000 में से 2 महीने, 2 जगह एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ है, एक 28 फरवरी 6 वाला दिन है, और फिर एक 31 दिसंबर 2006 वाला दिन है। बताइए जरा, 558 533, सॉरी, मिल गया ये किसी को? इस साल के पहले 2 महीनों का एक्सपेंस ये था, और बाकी 10 महीनों का एक्सपेंस 21,403 था,
टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर 26736 है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सिर्फ 21403 पेएबल क्यों आ रहा है? क्योंकि बाकी पे हो, तो पहले 2 महीनों का एक्सपेंस तो है लेकिन पे हो जाने की वजह से लाइबिलिटीज में नहीं आ रहा, और बाकी जो 10 महीने का एक्सपेंस है वो पे नहीं हुआ, इसलिए करंट लाइबिलिटीज में भी आ रहा है। ओके है प्लीज? ठीक हो गया था? ये 5333 मिल गया सबको? एंट्रीज बेटा देखना है, ये जहां जहां हमने एक्सपेंस डेबिट किया हुआ है उसी ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। एनी कंफ्यूजन प्लीज? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको मिल गई प्लीज? चले कर ली जरा पेज नंबर 4 पे, 1 मिनट पहले जरा क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढे, फिर पीछे जरा प्रैक्टिकल लिखा, जब जरूरत पड़ती है वो पढ़ेंगे। ये होगी ना रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट इसके सारी? क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट सारी होगी? चले आए क्वेश्चन नंबर 3 जरा ढूंढे पेज नंबर 4 पे। चले इन 2 क्वेश्चन से हमने थोड़ी सी अपनी जरा बेस बना ली है, तो बात को जरा सही तरह से आगे बढ़ा। एनी कंफ्यूजन प्लीज यहां तक? बस मेन कॉन्सेप्ट तकरीबन यही है, बाकी अब छोटे छोटे से पॉइंट फर्दर ऐड होके क्वेश्चंस बनते जाएंगे। जी ऑन 1 जुलाई 2010 पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, स्टार्ट से नीचे जरा। यू नीड प्लीज फुल कंसंट्रेशन। On 1st July 2010, Miracle Textiles Limited acquired a machine on lease from a bank. So MTL is now lessee and bank is lessor, and the date of agreement is 1st July 2010. The lease term and useful life is 4 years and 10 years respectively. Installment of rupees 5.8 million is to be paid annually in advance on 1st July. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट बताएं। 1 जुलाई 2010। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 पढ़ के जरा टोटल रेंटल्स की टोटल रेंटल्स बताएं कितने होंगे? 10 या 4? लीज टर्म में रेंटल्स पे होते हैं तो 4, ठीक है। ये किन किन डेट्स पे रेंटल्स होंगे? अब 1 जुलाई 2010, 11, 12, 13 एडवांस ऑफ द ईयर रेंटल है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 15.72587.9%। इम्प्लिसिट का मैंने आपसे कहा था, इंशाल्लाह मैं खुद डिस्कस करूंगा इम्प्लिसिट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। इंटरेस्ट रेट सिंपली मींस कि आपने इसकी बेस पे वर्किंग करनी है। अच्छा, ये जो रेट दिया हुआ है अगर आप गौर से देखें तो पॉइंट्स में काफी ज्यादा आगे दिया हुआ है। इसकी सिर्फ रीजन ये है कि वर्किंग करते हुए राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई 1-2 रुपयों का डिफरेंस आ ना जाए, लेकिन अगर फिर भी आ जाए तो काइंडली उसको जरूर राउंड अप कर लीजिएगा। ठीक है सर, इतना सब बड़ा सा जो रेट दिया हुआ है ये सिर्फ इसलिए दिया हुआ है ताकि नौजवान 1, 2, 3, 4, 5, 10 रुपयों की वजह से टेंशन में ना आ जाए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं शायद ये रुका है बीच में, तो अगर अब भी कोई डिफरेंस आ गया तो काइंडली उसे इग्नोर कर दीजिएगा। हम बहरहाल सिंपली ये करेंगे कि जितना का रेट दिया हो उसे एज इट इज यूज कर लिया करेंगे प्लीज। इसकी जरूरत वैसे कहाँ पड़ती है जब हमने क्या करना हो, जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो या टेबल बनाते हुए सेग्रीगेशन करनी हो। जी नंबर 4, नंबर 4 बेटा नई चीज है, फुल कंसंट्रेशन से चीज पढ़े भी, मैं फिर समझाता हूँ। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, कितने साल बाद? तो 4 साल बाद की जरा एग्जैक्ट डेट बताएं जरा काउंट करके। जी सर। सर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 4 साल बाद की डेट है, तो पहला लीज का पीरियड कब खत्म होगा? 30 जून पे एंड आएगा। 30 जून 2011, 12, 13, तो 30 जून 2014 की बात होगी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म।
एट द बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर की बात नहीं हो रही, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, 4 साल के बाद मींस 30 जून 2014 की शायद बात हो रही है। MTL मींस लेसी, सही कह रहा हूं, हैज एन ऑप्शन टू परचेज द मशीन ऑन पेमेंट ऑफ ₹2 million। साथ साथ मेरे रही कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले तो ट्रांसलेट कर लेते हैं। कहता ये कि लेसी के पास ये लीज टर्म के एंड में ऑप्शन होगी कि वो 2 million दे के मशीन को परचेज कर सकता है। सही ट्रांसलेशन? फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 million। फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू। ये एक्सपेक्टेड है कि 4 साल बाद जब लीज टर्म एंड होगी तो मशीन की मार्केट वैल्यू 3 million होगी। इट इज, ये वाली लाइन अंडरलाइन करें, आखिरी सेंटेंस जो है, इट इज रीजनेबली सर्टन एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज का मतलब स्टार्ट ऑफ द लीज दैट द लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट। ये रीजनेबली सर्टन है जिस वक्त लीज हुई है कि लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 2 million देके ये एसेट परचेज कर लेगा। इस पूरे पैराग्राफ की बेटा स्टोरी ये है कि आप इसको एक सेकंड एज इट इज छोड़ के जरा पहले जाएं पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़े, पहले जरा एक दो बातें वहां से दोबारा सुन के वापस आइएगा। लीज में दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी? लेसर और लेसी। लेसर और लेसी मिलजुल के लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस को फाइनल करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1, वहां लीज टर्म में लीज पेमेंट्स कैसे डिसाइड होगी? 2000 एडवांस में देना है, देखिए प्लीज, और बाकी जो बैलेंस है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना और वो एरियर्स में देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वहां क्या डिसाइड हुआ था कि डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं है और सिर्फ रेंटल्स ही हैं जो एरियर्स में होंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन लेसर एंड लेसी कि वो किस तरह टर्म्स एंड कंडीशंस को आपस में एग्री करते हैं। वापस आने से पहले, ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें लेसी डेफिनेटली चाहेगा कि वो कम से कम पैसे देके एसेट लीज करवा ले, और आप बताएं लेसर क्या चाहेगा। तो जो नेगोशिएशन जब होगी तो आपस में जहां पार्टीज एग्री कर जाएंगी उस हिसाब से एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है। अब आए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिफोर पॉइंट नंबर 4 ऊपर डिसाइड हुआ कि 4 साल लीज टर्म है, और पॉइंट नंबर 2 में डिसाइड हुआ कि 5.8 million के 4 रेंटल्स होंगे जो एडवांस में देने हैं। यहाँ तक ठीक है प्लीज? अब अगर पॉइंट नंबर 4 को पढ़े, आए जरा पॉइंट नंबर 4 में, तो उसमें लिखा ये हुआ है कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसी 2 million फर्दर देके एसेट खरीद लेगा, और ये सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वाला एग्रीमेंट के स्टार्ट में डिसाइड होता है। तो इसलिए एंड वाली जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है उसी वक्त ये भी लिखा हुआ है कि ये रीजनेबली सर्टन है कि कौन क्या करके क्या कर लेगा, लेसी पेमेंट करके ये एसेट एक्वायर कर लेगा। अब जरा जो लाइन हमें डिस्टर्ब करेगी इस पॉइंट नंबर 4 में वो सेकंड वाली है। सेकंड लाइन में आ रहा, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एसेट की फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू क्या एक्सपेक्टेड है, और लेसी के पास क्या ऑप्शन है। अब अपेरेंटली अगर हम देखें तो यहाँ हमें लगेगा कि शायद लेसी कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज ले रहा है और कम पैसे दे के एसेट को परचेज कर रहा है। मार्केट वैल्यू है 3 million और लेसी के पास ऑप्शन क्या है 1 million। अपेरेंटली लग रहा है कि लेसी कम दे रहा है, और कौन ज्यादा ले रहा है? नहीं, ज्यादा कोई भी नहीं ले रहा। कौन कम दे रहा है? लेसी कम दे रहा है, और लेसर किसको बेनिफिट हो रहा है किसको लॉस हो रहा है? तो अपेरेंटली तो ऐसे हो रहा है, ठीक है बेटा, ऐसे होता नहीं है। अब जो अमाउंट लेसी नहीं दे रहा होगा मींस 1 million, वो लेसर ने ऑलरेडी रेंटल्स में कवर की हो। ये इस तरह से भी एग्रीमेंट हो सकता था, जिस तरह दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 2000 की एक डाउन पेमेंट थी, डाउन पेमेंट या इनिशियल डिपॉजिट था, उसके बाद 4 रेंटल्स थे। आखिरी लाइन पढ़े जरा उसको, क्वेश्चन नंबर 1 की, क्या वहां ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी कोई पैसे दे के? तो वहां बगैर पैसे दिए ही ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी। तो अगर उस वक्त उस एसेट की कोई मार्केट वैल्यू होगी भी और एंड में अगर लेसी नहीं दे रहा, तो लेसर ने ऑलरेडी उसे रेंटल्स में ही कवर किया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम पढ़ें तो इसका मतलब लग ये रहा है
कि लेसर ने 1 मिलियन को तो रेंटल्स में कवर कर लिया होगा, लेकिन बाकी 2 मिलियन ये निगोशिएट हुआ है कि लेसी साथ साथ नहीं देगा, वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म जब ओनरशिप ट्रांसफर होनी है और उस वक्त 2 मिलियन पे कर देगा। तो 3 मिलियन में से शायद कितना उसने पहले ही कवर कर लिया होगा और बाकी 2 मिलियन लेसी ने कब दे देना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन लेसी एंड लेसर कि किस तरह से वो अपने पेमेंट का स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंगली एग्री करते हैं। तो यहाँ फाइनली अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो व्हाट इज द पेमेंट स्ट्रक्चर फॉर 5.8 मिलियन के लेसी 4 एडवांस में रेंटल्स पे करेगा और एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 2 मिलियन एप्लीकेबल होगा या 3 मिलियन? 2 मिलियन एप्लीकेबल होगा। एक आखिरी चीज, उसके बाद फिर अगर आपका क्वेश्चन है, जो लाइन मैंने अंडरलाइन करवाई है उसे जरा दोबारा पढ़ें। वहां लिखा हुआ था रीजनेबली सर्टेन है कि लेसी परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, इसलिए 2 मिलियन भी रेलिवेंट अमाउंट है। लेकिन अगर यहाँ ये लिखा होता नॉट रीजनेबली सर्टेन, तो फिर हम क्वेश्चन करते हुए 5.8 मिलियन के 4 रेंटर्स तो कंसिडर करते, लेकिन इस 2 मिलियन को क्यों इग्नोर कर देते? क्योंकि फिर इसने पे नहीं होना, तो देयरफॉर इसे फिर लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं होना चाहिए था। करंट सिचुएशन में 5.8 मिलियन के 4 रेंटल्स हमारी लीज पेमेंट में और प्लस 2 मिलियन हम कंसिडर करके अपनी टोटल लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक बात अब मेरी सारी समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन प्लीज? ये क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस पढ़े, ये कह रहा था फाइनली क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड नील रेजिडुअल वैल्यू। ये रिक्वायरमेंट पढ़े 1, जनरल एंट्रीज करनी है किस साल की, 11, 12 और 13 की। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 3 का सारा डाटा जरा इंडिविजुअली पढ़ेंगे। जरा कोई क्वेश्चन प्लीज यहाँ तक जहन में आता है तो बताएं, वरना फिर वर्किंग करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी। जी वेटिंग फ्रॉम साइड, एनी कंफ्यूजन प्लीज? अरे स्टार्ट में चलो बिस्मिल्लाह पढ़े। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? अच्छा बाकी सारे कॉन्सेप्ट सब सेम है, वर्किंग आपको असूलन करवानी चाहिए मुझे। बिजनेस नेम बताएं। ये रिक्वायरमेंट एक ही हेडिंग, जर्नल एंट्रीज। हाँ जी फर्स्ट ईयर एंड लिख लें, फिर बाकी साथ साथ करते हैं। जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2000 2011। जी एंट्रीज का फॉर्मेट, डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। बना लिया फॉर्मेट, डेट, डेबिट, क्रेडिट कॉलम्स। ये सारे सब ठीक कह रहा है। ये करें शुरू, फर्स्ट एलिमेंट डेट, पार्टिसिपेट किया करें या खत्म करें। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था फर्स्ट डे पे ये FA2 टफ उस सेंस में नहीं है, आपको अगर आइडिया हो जाए एक चीज का तो आगे चलना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट सब आपका पता है, एक चीज जब रिपीट हो रही हो तो ट्राई करनी चाहिए। जी फर्स्ट स्लाइड 10 ठीक है। जी फर्स्ट एंट्री ऑफ लेसी, राइट ऑफ यूज कोई एसेट का नाम है, राइट ऑफ यूज मशीन डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। जी कितने से, बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट बजाओ लीज पेमेंट से।
एंट्रीज के लिए स्पेस रख लें, मेरे ख्याल वर्किंग्स में जाए जरा, थोड़े से अब जरा प्रेजेंटेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरा साफ सुथरी कर लेते हैं। 3 साल है मेरा ख्याल है, एक पेज लग जाएगा। आ जाए वर्किंग। मेरी हमेशा सजेशन होगी कि जब भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आपने कैलकुलेट करनी है तो पहले लीज पेमेंट्स को सामने रखें। लीज पेमेंट्स अपने वर्ड्स में बता दें किसे कहते हैं? टोटल जो लेसी ने पे करना है ड्यूरिंग द लीज टर्म। तो बताएंगे क्या पे करना है। 5.8 मिलियन के कितने रेंटल देने हैं? अच्छा, मिलियंस में करें, 1000 में करें, रुपीज में करें, जल्दी से फैसला करें। मिलियंस में अगर राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़े तो कर लेंगे, टेंशन में ले जाइएगा काइंडली। तो ठीक है, कहीं पे स्टार्ट में लिख भी लें फर्स्ट पेज पर, रुपीज इन मिलियंस। डेफिनेटली डेटा अगर मिलियंस में हो तो फिर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मिलियंस में ही वर्किंग करनी चाहिए। ये 5.8 मिलियन के कितने रेंटल्स? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? लीज पेमेंट्स का मतलब वो सारे पैसे हैं शुरू से लेकर एंड तक। एनीथिंग एल्स? प्लस 2 मिलियन भी। क्या इस केस में वो रीजनेबली सर्टेन है या नहीं है? तो 2 मिलियन या 3 मिलियन? अच्छा, से बाद में मैंने क्यों लिखा है, शुरू में क्यों नहीं लिखा? तो एंड में देने, मैं जरा तरतीब से लिख रहा हूँ। पहले 5.8 मिलियन के 4 रेंटल्स होंगे और एंड में फिर 2 मिलियन की पेमेंट भी है जी। टोटल 25.2 मिलियन। जी प्रेजेंट वैल्यू की जरा वर्किंग मुझे एक दफा फाइनली दोबारा करवानी है जरा। इकट्ठे हैं सारे, पहले तो प्लीज वर्किंग करवा दीजिएगा। मेरा तो ख्याल है 25.2 मिलियन को डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले से सीधा वर्कआउट कर सकते हैं। क्यों? इकट्ठा पे नहीं हो रहा, डिफरेंट डेट्स पे ये पे हो रहा है, तो हमें हर अमाउंट का अलग अलग हिसाब रखना पड़ेगा। फुल कंसंट्रेट प्लीज। 5.8 मिलियन के 4 रेंटल्स हैं, ऐसे ही है। लेकिन जब पहला रेंटल है, क्या वो एज इट इज ही प्रेजेंट वैल्यू है? कब है वो पे होना? वो तो आज ही पे होना है। तो पहला रेंटल तो सॉर्ट ऑफ एडवांस के तौर पे एज इट इज ही उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम आ जाएगी। सब ओके है? बाकी फिर 5.8 मिलियन के कितने रेंटल रह जाएंगे? सेम होंगे। तो एन्यूटी लगा सकता हूँ, लगवाएं जरा, कैसे लगाऊं? 1 माइनस 1 प्लस, अब रेट जरा लिखवाएं जरा, क्या है? 0.1573 लिखवा दो यार रेट। 725879 माइनस बताएं। -4, -4 या 3? रीजन? अब 3 रेंटल्स है, नहीं वो तो 3 है, वो तो अलग हो गया है, बाकी 3 है जिसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। डिवाइड बाय 0.15725879। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, बाद में देखिएगा, आगे गेम बढ़ाएं। अभी ये सिर्फ रेंटल्स हुए 4, क्या 2 मिलियन भी 4 साल बाद है? हर साल है, ये एक ही दफा है? तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू किस फार्मूले से लूं, कैसे लगाऊं? 1 प्लस 0.15725879 मैंने खुद कर लिया है, माइनस बोले, माइनस एट द एंड ऑफ द लीज टर्म है ये, -4। इधर -3 है, उधर -4 है, इसकी क्या रीजन? रेंटल्स एडवांस में हो जाने की वजह से सिर्फ 3 रेंटल्स रह गए, और एट द एंड ऑफ द लीज टर्म इसने पे होना है, और लीज टर्म 4 इयर्स है। आई होप कि लिखने की बजाय आपने सोच लिया है। अब लिखें और फाइनल आंसर बताएं।
या फुरकान इनको फिर एक ये पिछले 2 दिनों की एक्सेस दे दीजिएगा। ये जो लोग जिनका पिछले 2-3 दिन मिस हो गए तो इनको जरा एक्सेस दिलवा दीजिएगा। जी 5 पॉइंट जी शफीक साहब आप कह रहे थे कि आपको समझ आ रहा है, मैंने इसलिए रुका था। पिछले 2 दिन आपके मिस हुए वो प्लीज रूल लीजिएगा, मैं दोबारा वैसे बता तो देता हूँ। 5.8 मिलियन के 4 रेंटल्स हैं। पहला रेंटल शुरू में ही है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज ही है तो 5.8 मिलियन उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम है। बाकी फिर 3 रेंटल्स हैं और अगर एक से ज़्यादा रेंटल्स हो तो फिर एन्यूटी यूज़ हो जाता है। 3 रेंटल्स हैं और जो 2 मिलियन है ये एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मीन्स 4 ईयर्स के बाद है, इसलिए -4 और वो सिर्फ एक वन टाइम अमाउंट है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप पिछले जो दिन मिस हुए हैं उनको ज़रा कवर कर लें प्लीज़, इससे मुश्किल है। ठीक है जी, फाइनल आंसर आप बता रहे हैं शायद पूरा 20 मिलियन। देख लें, राउंड ऑफ कर रहे हैं लगता है। कर लूँ सर, क्या लिखूं? जज़ाकल्लाह सर। इससे बड़ा जबरदस्त फिगर आ रही, बड़ी मजे की फिगर 19.9999 एंड में 6 भी शायद कहीं है, 8 है बल्कि, सॉरी यार, ठीक ठाक राउंड ऑफ कर दिए। कर लें सर, क्या है ये 20? आ जाए वापस, किस अमाउंट की जरूरत है हमें? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज पेमेंट्स, अब हमारे पास 20 मिलियन आ गए। एनी इशू काइंडली जी, अब जहन अप्लाई करें, क्वेश्चन देखें, नहीं बेटा डेप्रिसिएशन दूर है अभी, रिलैक्स रह के डेट देखें, एग्रीमेंट के डेट्स के मुताबिक डिसीजन लें। हाँ जी, सेम डेट दोबारा, क्या ख्याल है? एक फर्स्ट रेंटल की पेमेंट हो जानी है फर्स्ट डे पे ही। नहीं, किस अमाउंट की बात हो रही है? 5.8 मिलियन का पहला रेंटल तो 1 जुलाई पे ही है ना, लिखे उसकी एंट्री। लीज लायबिलिटी पेमेंट करने से लायबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट बाय रुपीस। यार इसमें इंटरेस्ट भी तो होगा, ये एडवांस में ही है, आज ही है, तो ये सारा एज इट इज प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पे लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट रेलिवेंट डेट प्लीज। सवाल देख के फैसला होना है सर, बोर्ड से फैसला नहीं होना, जो नजर आएगा वही डेट होगी। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट 23 जून 2011 पे रुकने की वजह डेप्रिसिएशन पे है, साथ साथ रहे, आगे नहीं जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कोई नहीं, मैं बात करता हूँ जी। पूरे साल की कैसे वर्किंग करूं? 20 डिवाइड बाय 10 या 4? 10 या 4? 10 क्या है, 4 क्या है, तो 10 या 4? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसका मतलब कोई ऐसी टेंशन क्रिएट करे तो आप गलत तरफ चले जाएंगे। आप सही बता रहे थे, डेप्रिसिएशन शायद यूसुल लाइफ पे, लेकिन फाइनल करने के लिए पेज नंबर 3 पे आना। आपकी बात तकरीबन ठीक है, लेकिन मैं जरा बात पूरी कर दूंगा। पेज नंबर 3 के जरा मिड में आएगा। के सेंटर में कहीं हेडिंग ढूंढे, डेप्रिसिएशन पॉलिसी, और फुल माइंड अप्लाई होना है यहाँ पे। इफ द लीज ट्रांसफर्स ownership
of the asset to the lessee by the end of the lease term। यहीं रुक जाएं, दोबारा ये सेम सेंटेंस जो मैंने आपके सामने पढ़ा, पढ़ के मुझे बताएं ये किस ओनरशिप की बात हो रही। नहीं नहीं, लीगल ओनरशिप। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसी के पास एसेट आना, एसेट फिजिकली तो पहले ही आ जाना। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, ये किस ओनरशिप की बहस हो रही है? लीगल ओनरशिप। एसेट फिजिकली कब आ जाएगा? वो तो स्टार्ट ऑफ द लीज आएगा, वो यूज करता रहेगा। लेकिन अगर लीगल ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसी को ट्रांसफर हो जानी है, इसकी बात हो रही है। हो सकता है ऐसे कभी? पिछला पेज देखें, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी, कब होती है? एट द एंड ऑफ लीज टर्म। वापस आ जाए, तो अगर किसी सवाल में ये लिखा हो कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, या सेंटेंस पहले पूरा करते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और इफ इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट लेसी विल exercise the purchase option available in the lease contract। नेक्स्ट पेज पे एक सेकंड जाए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है। क्या रीजनेबली परचेज ऑप्शन सर्टेन है सर? अच्छा बेटा, अब वापस है पेज नंबर 3 पे। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो हो सकता है विदाउट पेइंग एनी अमाउंट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एज इन क्वेश्चन नंबर 1, और हो सकता है बाय पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एज इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दोनों में कॉमन क्या है? क्या एंड में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। डिफरेंस क्या है? 1 में कोई फर्दर अमाउंट दिए बगैर है क्योंकि बेबी रेंटल्स में कवर्ड है, और क्वेश्चन नंबर 3 में एक फर्दर 2 मिलियन भी देना है। दोनों केसेस में अगर लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो इससे पहले कि हम आगे पढ़े हम सोच लेते हैं लीज टर्म के दौरान एसेट कौन यूज करता है? लेसी। और अगर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जानी है तो लीज टर्म के बाद भी एसेट किसके पास ही रहेगा? लेसी के पास ही रहेगा। तो इस केस में फिर लेसी शुरू से ही अपने एसेट को यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करेगा। लीज टर्म में भी उसी ने यूज करना है, और लीज टर्म के एंड में ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो रही है चाहे कोई पैसे दिए बगैर या पैसे दे के, तो लीज टर्म के बाद भी एसेट फिर लेसी के पास ही रहेगा। तो इस केस में शुरू से ही लेसी एसेट को यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करेगा। ये बात समझ आती है? यूजफुल लाइफ पे क्यों डेप्रिशिएट करेगा? लीज टर्म में भी वो यूज कर रहा है, बाद में भी उसी के पास रहना है, और बाद में भी उसी ने यूज करना है, तो उसी का एसेट है, तो देयरफॉर यूजफुल लाइफ की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। आ जाए यहाँ तक जरा सेंटेंस पूरा करना। लेसी शैल डेप्रिशिएट द एसेट फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट ओवर यूजफुल लाइफ। अब फुल स्टॉप है, उसके बाद एक और चीज है वो मैंने बतानी है। शॉर्ट वर्ड्स में सुने, ये पहली जो 1 या 2.5 जो लाइंस आई हैं, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है तो लेसी विल डेप्रिशिएट द एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। यहाँ तक ठीक है प्लीज? अब डरे बगैर जरा सेकंड सॉरी थर्ड लाइन के मिड में आएगा। इफ दिस इज नॉट द केस का मतलब बताएं, इन्वॉल्व रहा करें प्लीज। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही और रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन नहीं है, देन द लेसी शैल डेप्रिशिएट द एसेट, ढूंढ के जरा वर्ड्स अंडरलाइन करें पहले, ओवर द शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। टेंशन नहीं लेनी, एक्सप्लेन मैंने करना है, जरा शॉर्ट वर्ड्स में जरा फाइनल करना है। अगर ये नहीं है मींस ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन नहीं है, तो फिर आपने क्या ढूंढा करना है? शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। ये क्यों ढूंढा करना है? आए जरा नीचे एक एग्जांपल है, टेबल भी बना हुआ है, 4th लाइन से जरा मिड से शुरू करना है। फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम कंसीडरिंग फॉलोइंग एग्जांपल्स बाय अज्यूमिंग नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और परचेज ऑप्शन इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट। मींस जो नीचे लीज ए और लीज बी लिखा हुआ है, इनमें क्या अज्यूम करना है हमने कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही और रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन भी नहीं है। इट मींस हम ये शॉर्टर ऑफ का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करने लगे। रेडी है सारे? तो नीचे 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लीज ए और लीज बी। मेरे साथ साथ पहले सिर्फ लेफ्ट साइड से शुरू करके जहां जहां मैं जाऊंगा
प्लीज जरा टेबल पढ़ना जरा। रेडी है सर? कमेंसमेंट डेट का कोई मतलब अपने वर्ड्स में बताएं क्या होगा? स्टार्टिंग डेट। तो लीज ए देखें जरा। लीज ए कमेंस हुई है 1 जनवरी 15 को। पहले लीज ए ही सिर्फ देखें। यूजफुल लाइफ 6 years काउंट हुए हुए 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 सही काउंट हुए हुए। अब मेरी तरफ देख के जरा ये बताएं यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है? पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, जितने एसेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज लीज ए में जो एसेट है वो 6 साल यूज हो सकता है। अब थर्ड लाइन में लेफ्ट साइड लीज टर्म लिखी हुई है 11 years और उसको काउंट किया हुआ है, तो काउंट अगर करना तो कर लें, वरना 11 years लीज टर्म है। इससे पहले कि हम कोई बात करें मेरी तरफ देख के बताएं अभी तक आपको क्या बताया लीज टर्म किसे कहते हैं? इस टाइम पीरियड में रेंटल्स पे करने, लीज का जो टाइम पीरियड है जिसमें लेसी ने लेसर को पेमेंट्स करनी है, रेंटल्स की पेमेंट्स होनी है। मसलन एक सेकंड की जरा क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 3 में ये मुझे क्यों बताया था कि रेंटल्स 4 है? यूजफुल लाइफ तो 10 साल है यार, तो लीज टर्म में पेमेंट्स करनी है तो 4 रेंटल्स है। यूजफुल लाइफ में तो एसेट नहीं यूज होना, तो क्या लीज टर्म और यूजफुल लाइफ में डिफरेंस हो सकता है? वापस आ जाए पेज 3 पे। तो लीज ए में अब ये जो 3 लाइनें हमने पढ़ी हैं इनकी बेस पे यूजफुल लाइफ है 6 साल, ऐसे ही है, और लीज टर्म है 11 साल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो रुक के ये भी सोच लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं है। रेंटल्स जो देने होते हैं लेसी और लेसी ने देने होते हैं वो एग्री करता है लेसर के साथ अकॉर्डिंग टू अपनी फैसिलिटेशन और लेसर के साथ। लेट्स अज्यूम इज इट पॉसिबल कि लेसी ये निगोशिएट करे कि मैं 6 सालों में पूरे रेंटल्स नहीं दे सकता, तो देयरफॉर मेरा टाइम पीरियड ऑफ रेंटल्स जरा बढ़ा दें। तो 6 साल तो एसेट ने यूज होना है, लेकिन उसकी लाइबिलिटी कब खत्म होनी है? 11 साल। तो इज इट पॉसिबल अगर लेसी और लेसर एग्री कर जाए तो लीज टर्म और यूजफुल लाइफ में डिफरेंस हो सकता है। अब आप ये 3 जो अपने डाटा देखे 3 लाइनें जो पढ़ी हैं लीज ए में, आप जरा डिसाइड करें डेप्रिसिएशन लेसी को किस पे चार्ज करनी चाहिए अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही और परचेज ऑप्शन नहीं है। नहीं, शॉर्टर हम फाइनल कर लेंगे, लेकिन हम जरा लॉजिकली पहले देखें क्या एसेट को 6 years में डेप्रिशिएट होना चाहिए या 11 years में? 6 years में, और 6 years शॉर्टर ही बन रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम कंक्लूड करें हम जरा सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं। लीज बी में है, लीज बी तकरीबन डेट्स उसी तरह की हैं, लेकिन वहां यूजफुल लाइफ क्या है? 11 years, और लीज टर्म क्या है? 6 years। अब जरा अपना माइंड अप्लाई करें अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही और परचेज ऑप्शन नहीं है तो लीज बी में 11 years में लेसी को डेप्रिशिएट करना चाहिए या 6 years में? और यार यूजफुल लाइफ में डेप्रिशिएट करना चाहिए। ये एग्जांपल्स हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही और परचेज ऑप्शन भी नहीं है। ऑब्वियसली अगर लीज बी है और ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो 11 years में ही डेप्रिशिएट होना चाहिए। लेकिन अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन नहीं है, तो क्या लेसी पूरा 11 साल एसेट यूज करेगा या लीज टर्म के बाद एसेट वापस कर देगा? तो उस केस में उसे डेप्रिशिएट पूरी यूजफुल लाइफ पे नहीं करना चाहिए, सिर्फ लीज टर्म के अंदर ही डेप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? ये दोनों लीजेस किस कॉन्टेक्स्ट में है ऊपर एग्जांपल में लिखा क्या हुआ है? हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही और परचेज ऑप्शन भी नहीं अगर है तो लीज ए में कितने अरसे में डेप्रिशिएट होना चाहिए? 6 years में, विच मीन्स यूजफुल लाइफ। लेकिन लीज बी में पूरी यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसने किस टाइम पीरियड के बाद यूज नहीं करना। कहाँ चला जाना एसेट? एसेट वापस चला जाना है, तो लेसी विल ओनली ऑब्टेन बेनिफिट अप टू द लीज टर्म दैट इज 6 years। तो लीज बी में भी 6 years की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स आप दोनों लीजेस को अगर आप इकट्ठा देखें तो फाइनली आप दोनों लीजेस में शॉर्टर ही की तरफ आ रहे हैं। लेकिन शॉर्टर की तरफ कब आना है? जब ओनरशिप ट्रांसफर और नहीं हो रही और परचेज ऑप्शन भी रीजनेबली सर्टेन नहीं है। अब शॉर्टर का कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया प्लीज? तो आप पूरा अगर कंक्लूड करें हमेशा क्वेश्चन में यहाँ से ऑनवर्ड्स आप क्या किया करेंगे? अगर तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है तो यूजफुल लाइफ इज द बेस।
और इफ इट इज नॉट द केस देन बोल दे कैंडिडेट्स शॉर्टर ऑफ द लीस्ट टर्म एंड यूजफुल लाइफ। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 में जाए जरा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जरा मुझे फाइनली आफ्टर ऑल द बहस जरा कंक्लूड कर दें, 4 सालों पे डेप्रिशिएट करेंगे या 10 सालों पे? क्यों? हमने तो शॉर्टर लेना था यार। हमारे क्वेश्चन में क्योंकि रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है, देयरफॉर हमने किसी शॉर्टर की तरफ नहीं जाना है, यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट होना चाहिए। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। अब पेज नंबर 3 पे दोबारा आए जरा, और ये जरा डेप्रिसिएशन पॉलिसी जरा दोबारा देख लें। कोई क्वेश्चन जहन में आता है विद एग्जांपल तो प्लीज बता दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। ओके जी, फिर चलो फिर कंप्लीट करवाएंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ओके। ये फाइनल बता दीजिए 20 डिवाइड बाय इज इक्वल टू। अच्छा, अगर इसी सवाल में जरा लास्ट सेंटेंस मैंने एक अंडरलाइन करवाया हुआ है, उसमें लिखा होता है इट इज नॉट रीजनेबली सर्टेन, तो शॉर्टर की तरफ आ जाना था हमने। लेकिन क्योंकि इट इज रीजनेबली सर्टेन इन दिस क्वेश्चन, so therefore useful life is the base. Any confusion? डेप्रिसिएशन की एंट्री के बाद सेम डेट जरा मेरे कहने पे दोबारा लिखना जरा। पूरे साल की डेप्रिसिएशन, उसकी क्या वजह? एग्रीमेंट पीरियड के स्टार्ट पे हुआ था 1 जुलाई, तो 30 जून तक फुल ईयर ही बन रहा है। ये सेकंड रेंटल की कोई डेट बताएंगे क्वेश्चन देख कर। तो जो सेकंड रेंटल है 1 जुलाई 2011, वो तो हमारे इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं डेट आ रही, लेकिन क्या इस अकाउंटिंग ईयर के एंड पे कुछ और रिकॉर्ड होना है? उसको समझने के लिए वर्किंग्स में दोबारा आए जरा, एक फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल बनवा दें जरा। अब जरा इंडिविजुअली सोच के कॉलम्स के नाम लिखें। डेट, ये बड़ा लास्ट लाइंस तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? मुझे जरा टेबल बस स्टार्ट करवा दें, बाकी खुद बनाएंगे। स्टार्टिंग डेट बताएं, एग्रीमेंट डेट, स्टार्टिंग बैलेंस बताएं, जिस अमाउंट से आपकी लीज लायबिलिटी क्रेडिट हुई है, लिख दो 20। अब आप जब वर्किंग करेंगे तो कुछ पॉइंट्स में फिगर्स जाएंगी, तो राउंड ऑफ कर लेंगे। मिलियंस में फिगर्स हैं, पॉइंट्स में जाएंगे या फुल राउंड ऑफ कर लेंगे? नहीं, ये डिसीजन आपका अपना हो सकता है, तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन चले करें। आपको क्या समझ आता है? ये सवाल कहीं राउंडिंग ऑफ की नजर ना कर दीजिएगा, बाकी तो ठीक है, राउंड ऑफ कैसे करें? एग्रीमेंट की डेट्स के मुताबिक वर्किंग होनी है।
जी पहला वाला 5.8 मिलियन बोल तो नहीं गए? एक फिगर भूल जाए तो उसके बाद गेम ओवर है सारी, आगे सारा खराब हो जाना। फर्स्ट रेंटल इन एडवांस। जी सर कहाँ तक पहुंचा? अगर किसी ने किया तो मुझे लिखवाइएगा जरा फर्स्ट, बाकी करें आप। 1 जुलाई 11 वाली फिगर्स जा रहे हैं पॉइंट्स में, लेकिन मैक्सिमम 2 से आगे ना जाए। 3.57, 2.23, 10.63, 4.13, 1.67, 6.5, 4.78, 1.02, 1.72। जीरो बेटा अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक फिगर रहती है अभी, सिर्फ 4 रेंटल्स नहीं है, एंड में एक 2 मिलियन भी देना है, तो उसकी डेट भी क्या होगी जरा सोचें एक मिनट। ये जितनी टोटल लीज पेमेंट है वो सारी इसमें आनी है, तो सिर्फ ये 4 रेंटल्स नहीं है। हमने जब 20 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू ली है तो उसमें एक बीच में 2 मिलियन भी आ रहा है, तो वो एट द एंड ऑफ लीज टर्म है। इंस्टॉलमेंट्स तो एडवांस में है, लेकिन आखिरी जो अमाउंट है वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, विच मींस 30 जून 2014 एक डेट आई, 2 मिलियन। ये समझ आ रही मेरी बात? तो जो टोटल अमाउंट्स देनी होती है वो सारी फिर स्टेबल में आनी है। जितनी अमाउंट्स आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए यूज की हैं वो सारी अमाउंट्स स्टेबल में रेलिवेंट डेट्स के एंगल से आनी है। तो रेंटल्स इन एडवांस है, लेकिन 2 मिलियन की जो परचेज ऑप्शन की अमाउंट है दैट इज एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। ठीक है, करें कंप्लीट, इंशाल्लाह हो जाएगा। 1.73.27 तकरीबन। मिला रहा 2 मिलियन का पता चल गया। वन टाइम एट द एंड ऑफ द लीज टर्म परचेज ऑप्शन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया आपका? जी कंप्लीटेड है जी प्लीज। अब जरा मैंने आपको एक डेट लिखवाई है इससे पीछे, वर्किंग में वापस जाए पीछे। वर्किंग में तो टेबल बनाया सारी, जनरल एंट्रीज जहाँ हो रही है, टेबल देख के खुद डिसाइड करेंगे मैंने वो डेट अब क्यों लिखवाई है। जरा चेक करना जरा टेबल।
ये जो एक इंटरेस्ट आ रहा है 2.23, ये तो इसने पे तो 1 जुलाई 2011 पे होना है, लेकिन ये कैलकुलेट जो है 2.23, ये कब से कब तक का कैलकुलेट हुआ है? ये 14.2 मिलियन पे कैलकुलेट हुआ है ना, तो कब से कब तक स्टार्टिंग? 1 जुलाई 2010 से लेके 30 जून 2011 तक का इंटरेस्ट है जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पे होना है। तो क्या हमारे साल में अक्रूवल बेसिस पे ये सारा इंटरेस्ट आना चाहिए? जब पिछला क्वेश्चन हो रहा था उसमें तो 10 और 2 मंथ शायद बन रहे थे, लेकिन यहाँ शायद सारा इंटरेस्ट हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर का है, जिसने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में पे होना है। तो अक्रूवल बेसिस पे ये इंटरेस्ट किस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए? 30 जून 2011 वाले साल। ये 30 जून 11 आ गया ना शायद, नहीं समझ आ रहा? ये जरा हाईलाइट करके जरा डेट लिख लिया करें प्लीज, और करें जरा एंट्री। पिछले क्वेश्चन में तो 10 और 2 हो रहे थे, यहाँ पूरा ही आ गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन डेट्स ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकता है। वहां 10 महीने हमारे वाले साल में फॉल कर रहे थे, और यहाँ पूरा साल, पूरे साल का इंटरेस्ट ही करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। समझ आ गया? क्या एंट्री है? एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट एंड अमाउंट एज सॉरी 2.23। एनी अदर एंट्री? तो फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर दिया है, एक और साल अगर मेरे साथ ही कर लें फॉर द ईयर एंडेड। 30 जून 2012। यहाँ तक कट्टे होने मुझे 2012 करवा दें, फिर 13 आप होमवर्क में रखिएगा। वैसे तो शायद ये भी कर सकते हैं, ट्राई करें जरा। 30 जून 2012 सोचो जरा, रेलिवेंट डेट्स कर लें 1 जुलाई 11। ये वाला स्टूडेंट साथ है। जी सर, जब कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे बताना आपने, ये करवानी है अपने एंट्रीज। कर लें 1 मिनट लगा लें। और एक रेंटल है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जिसकी पेमेंट होनी है, फिर डेप्रिसिएशन है, और फिर शायद दोबारा नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट में जो इंटरेस्ट पे हो रहा है उसकी अक्रूवल है।
जी होगी फर्स्ट एंट्री। कैश क्रेडिट 5.8 मिलियन, लीज लाइबिलिटी डेबिट बाय 3.57, टू बैलेंसिंग फिगर 2 पॉइंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखूं या पेबल लिखूं? क्यों पेबल? एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है, पे नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में हो रहा है, सारा ही पेबल बना लिया था हमने क्योंकि सारा ही पिछले साल से रिलेटेड था। पे होने से लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री? ये डेप्रिसिएशन 2 मिलियन एज इट इज रहेगी, मेथड का नहीं पता, बल्कि पता है शायद, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन लिखा भी हुआ है। तो 20 डिवाइड बाय 10, 2 मिलियन। एंड फाइनली दोबारा जरा टेबल देखें, 1.67 अब समझ आ जाएगा किस साल से रिलेटेड है, 2012 ईयर एंड से रिलेटेड है, तो 1.67 का इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा। कुछ बात समझ आना शुरू होगी है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? होगी थी एंट्रीज? ये बेटा अनाउंसमेंट आपका हो गया कभी? एनी कंफ्यूजन? चलिए आज छोटा सा एक होमवर्क रखें, एक तो ये जरा 2013 जो रह गया रिक्वायरमेंट ए में, ये होमवर्क रखें प्लीज, जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन की जो बी रिक्वायरमेंट है वो तो मेरे लिए है, क्वेश्चन नंबर 3 की। आप इस तरह करें, जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो पहली दो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जरा काइंडली इंडिविजुअली ट्राई करें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 जो हो रहा था, इसकी रिक्वायरमेंट ए में 2013 होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्वायरमेंट ए और बी होमवर्क देना चाह रहा हूँ। कर लेंगे प्लीज? प्लीज मेरी आवाज ठीक आई है सर? क्या क्या होमवर्क है प्लीज रिपीट कर दें। 13 की एंट्री 3 में, रिक्वायरमेंट ए में, और क्वेश्चन नंबर 4 इंडिविजुअली पढ़ें, और ए और बी होमवर्क प्लीज करें, ठीक है? इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह। ये